हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए JEE-CNW का पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत हावड़ा डिवीज़न आते हैं उसमें कराया गया था। जो एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 20 मई 2022 को JEE-CNW के लिए कंडक्ट हुआ था, जिसमें टाइम की बात करें तो 2 घंटे दिए गए थे और टोटल प्रश्न की संख्या 110 थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 का प्रावधान रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे गए थे। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, द पोजीशन ऑफ चेंज ओवर लीवर ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स शुड बी केप्ट एम्प्टी व्हेन ग्रॉस लोड इज लेस देन 10 टन्स। यानी एम्प्टी लोडेड बॉक्स का चेंज ओवर लीवर की चेंज ओवर स्थिति को खाली रखा जाता है जब कुल लोड 10 टन से कम होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 42.5 टन से अगर लोड कम हो, अगर पूरे एक वैगन की, तो हम उसमें एम्प्टी कंडीशन में रखते हैं। अगर वहीं यह लोड 42.5 टन से ज़्यादा हो जाए, उस केस में हम वैगन को लोडेड कंडीशन कंसीडर करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो एग्जामिनेशंस ऑफ सोल बार फॉर कोरोजन्स डन ऑन, यानी जंग लगने पर सोल बार की जांच डैश शेड्यूल में की जाती है। तो इसका सही उत्तर D3 शेड्यूल में की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन, यानी ब्रेक लगने के दौरान स्थिति क्या होती है। तो इसमें हमारा जब BP पाइप और जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर के बीच जो प्रेशर डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी डिफरेंस क्रिएट होते हैं, उस दौरान हमारा गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। यानी हम जानते हैं कि कंट्रोल रिजर्वायर में 5 kg/cm² का प्रेशर होते हैं। जब BP पाइप में 5 kg के प्रेशर को जब ड्रॉप करते हैं, जो इसके बीच डिफरेंस पैदा होता है, तब जाकर हमारा ब्रेक लगते हैं। उस दौरान हमारा BP पाइप का प्रेशर लेस हो जाता है CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डक्ट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड एट द इंटरवल ऑफ, यानी डैश अंतराल पर डक्ट कलेक्टर को साफ़ किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 मंथ के इंटरवल पर इसका साफ सफाई कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्वालिटी ऑफ लिनेन टू बी इंस्पेक्टेड डैश परसेंटेज आफ्टर रिसीविंग वॉश्ड लिनेन, यानी धुले हुए लिनेन प्राप्त करने के बाद लिनेन की गुणवत्ता डैश प्रतिशत का निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर 5% का किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। एज पर हेडक्वार्टर इन इफेक्टिवनेस ऑफ AC कोचेज इस प्रेस्क्राइब्ड एज डैश %, यानी हेडक्वार्टर के अनुसार AC कोचों की इन इफेक्टिवनेस डैश प्रतिशत के रूप में निर्धारित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 12% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द करेक्टिव एक्शंस इफ डंप वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूसली, यदि डंप वाल्व से लगातार हवा बाहर निकल रहे हो तो उस केस में क्या सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी पुल आउट डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट, यानी जो डंप वाल्व का कनेक्टर होता है उसे बाहर निकाले और पुनः उसको लगाए, जिससे वह फिर से काम करने लगेंगे। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डंप वाल्व पर कोच, यानी एक कोच में नंबर ऑफ डंप वाल्व की संख्या की बात करी, टोटल 4 की संख्या में होते हैं, जिसका काम होता है कि जो हमारा एक्सल जो हमारा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमारा फोनिक व्हील कनेक्ट होते हैं। फोनिक व्हील सेंसर जो होते हैं, जहाँ से हमको यह पता चलता है कि जो चक्के कम स्पीड में चल रहे हो, तो उस केस में हमारा
वहाँ से हमारा ब्रेक रिलीज किया जाएगा डंप वाल्व के जरिए, जिससे हमारा चक्के और सारे चक्के के मुकाबले में समान गति से रनिंग करने लगेंगे। और अगर वो ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं उस केस में हमारा डंप वाल्व प्रेशर देकर उसकी गति को सेम करने की कोशिश करेंगे। यही डंप वाल्व का काम होता है। वहीं इसके लिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन OMRS द क्रिटिकल अलार्म साउंड बाई WCM इज, यानी OMRS में WCM द्वारा बजने वाले क्रिटिकल अलार्म कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विल इम्पैक्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू 250 किलो न्यूटन या ILF ग्रेटर एंड इक्वल टू 4.5, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इसके अलावा अगर पूछता है कि OMRS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OMRS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, और एक इससे रिलेटेड टर्म होता है वाइल्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ के टाइप ब्रेक ब्लॉक इज, यानी के प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन गुणांक कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 0.25 सही उत्तर होगा, जिसका प्रयोग BMBS जो भी वर्तमान में गुड्स वैगन में चलाए जा रहे हैं बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जिसमें हमारा के टाइप की ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसका कोफिशिएंट की जो 0.25 होते हैं, और ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डैश मच क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम इज चार्ज इनिशियली इन द बायो टॉयलेट टैंक, यानी डैश बायो टॉयलेट टैंक में प्रारंभ में कितनी मात्रा में इनोकुलम चार्ज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 120 लीटर, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक, यानी बायो टॉयलेट टैंक की प्रभावी मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर हमसे इफेक्टिव वॉल्यूम पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा 300 लीटर सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे टोटल वॉल्यूम पूछा जाता है तो टोटल वॉल्यूम इसका 400 लीटर का होता है, लेकिन इफेक्टिव इसमें 300 लीटर ही होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द बॉडी सीट फॉर बायोडाइजेस्टर टैंक, यानी बायोडाइजेस्टर टैंक के लिए बॉडी सीट की मोटाई कितनी होती है? तो ये होती है, यहाँ बॉडी सीट जो आउटर पार्ट होता है उसके लिए पूछा गया है, जिसके लिए सही उत्तर ऑप्शन डी 3 mm स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका प्रयोग बॉडी सीट को निर्माण करने के लिए किया जाता है, जिसकी थिकनेस की मोटाई की बात करें तो यह 3 mm होते हैं और वो स्टेनलेस स्टील का होता है, जबकि जिसमें उसमें 6 चैम्बर बने होते हैं बायो टैंक में, जिसके पार्टीशन जो आंतरिक भाग के जो प्लेट होते हैं पार्टीशन, उसकी अगर सीट की थिकनेस की बात करें तो वो 2 mm ऐसे सीट का होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था बॉडी जो आउटर पार्ट का होता है उसके लिए 3 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी टेस्ट टू बी कैरिड आउट ऑन इनोकुलम, यानी इनोकुलम पर कितने परीक्षण किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा pH वैल्यू एंड बायोगैस प्रोडक्शन ए होगा, और सेकेंड हमारा सही उत्तर होगा मीथेन परसेंटेज टेस्ट और MPN टेस्ट काउंट, यानी ऑप्शन ए और सी, यानी टोटल ऑप्शन हमारा डी बोथ ए एंड सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर डूइंग सैंपल टेस्टिंग और एफ्लुएंट, यानी एफ्लुएंट परीक्षण करने की अवधि क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 19 डेज ऑन 5% ऑफ टोटल कोच होल्डिंग, जो हमारा टोटल कोच होल्डिंग होती है उसकी 5% का सैंपल टेस्टिंग किया जाता है 90 डेज के अंतराल पर, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच टाइम एनरोबिक बैक्टीरिया टेक्स इन डबलिंग इट्स पॉपुलेशंस, यानी एनरोबिक बैक्टीरिया अपनी आबादी को दोगुना करने में कितना समय लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 30 मिनट टू 16 आवर्स, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टॉक वेरिफिकेशन शेड्यूल ऑफ ए कैटेगरी आइटम इज वंस इन अ डैश मंथ, यानी ए श्रेणी के आइटम के स्टॉक का सत्यापन शेड्यूल डैश महीने के में एक बार होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 3 मंथ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द डिफरेंस ऑफ हार्डनेस ऑफ बोथ व्हील्स ऑन द सेम एक्सल शुड नॉट बी मोर देन, यानी एक ही धुरा पर दोनों पहियों की कठोरता का अंतर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 35 BHN। और अगर आपसे पूछा जाए कि BHN का फुल फॉर्म क्या होता है तो BHN एक हमारा हार्डनेस जो हार्डनेस क्वांटिटी होती है उसका यूनिट BHN होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है बैरिनल हार्डनेस नंबर होता है। और वहीं सेम धुरा पर इसका अंतर 35 BHN से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, यानी व्हील गेज को डैश कंडीशन पर मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ऑफ लोड कंडीशन पर मेजर किए जाते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेट ऑफ वेरिएशन इन क्रॉस लेवल पर मीटर इज कॉल्ड, यानी प्रति मीटर क्रॉस लेवल में भिन्नता की दर को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्विस्ट। वहीं इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया है द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन द ट्रैक इज कॉल्ड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रीप, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ टेंडर कमेटी फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर, यानी निम्नलिखित निविदा समिति के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफिसर ऑफ कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट होता है उसका सदस्य निविदा समिति यानी मेंबर ऑफ टेंडर कमेटी नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो केसेस आर डील्ड बाई टेंडर कमेटी व्हेन परचेज वैल्यू इज मोर देन RS डैश, यानी मामलों को निविदा समिति द्वारा निपटाया जाता है जब खरीद मूल्य डैश से अधिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर 5 लाख हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक कैटेगरी आइटम रिप्रेजेंट डैश परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन वैल्यूज, यानी ए से यानी के आइटम कुल खपत मूल्य के डैश प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि PSC इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड फ्रॉम, यानी PSC जारी किया खरीदी जाने वाली वस्तु के लिए आवश्यक है कि वो सिंगल फर्म ओनली हो, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। वहीं अगर PSC का फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो PSC का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर अम्यूनिटीज कमेटी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग इंसेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड नॉट अप्लाई विद इन डैश सेकेंड, यानी असंवेदनशीलता यानी इंसेंसिटिविटी टेस्ट परीक्षण के दौरान डैश सेकेंड के में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंसेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है। तो इंसेंसिटिविटी टेस्ट के अंतर्गत हम जो RTR होते हैं वहाँ से प्रेशर 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिराते हैं, जिस दौरान हमारा DV सेंस नहीं करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, तब जाकर हमारा इंसेंसिटिविटी टेस्ट प्रॉपर सही रूप में माने जाएंगे। यानी हमारा 0.3 kg 60 सेकेंड में, यानी हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, यानी गार्ड के आपातकालीन ब्रेक वाल्व का चोक डाया का व्यास कितना होता है। तो इसका सही उत्तर 8 mm होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप शुड नॉट एक्सीड, यानी सिंगल कार लीकेज टेस्ट में एयर प्रेशर ड्रॉप 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 0.2 kg का प्रेशर से ज़्यादा लीकेज नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप प्रेशर इन ब्रेक पाइप इज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक तब तक लागू नहीं होना चाहिए जब ब्रेक पाइप में वायु दबाव गिरने की दर डैश न हो जाए। तो इसका सही उत्तर हमारा होता है कि अगर ब्रेक पाइप में हम प्रेशर जब तक नहीं लगना चाहिए, यानी नॉट अप्लाई में बात किया जा रहा है, तो इसके लिए सही उत्तर हमारा होगा 0.3 kg 60 सेकेंड तक, जिसे हम इंसेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान डीबी सेंस नहीं करता है और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन अ एसीवी डबल एक्टिंग मीन्स, यानी एसीवी में डबल एक्टिंग का मतलब क्या होता है? तो एसीवी में डबल एक्टिंग का मतलब होता है ऑप्शन डी, ब्रेक शूज क्लियरेंस इज एडजस्टेड टू इट्स करेक्ट वैल्यू बोथ वेज, यानी दोनों तरीके से इसके क्लियरेंस को एडजस्ट किया जाता है दोनों वेज में, यानी अपोजिट और डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में, यानी एक राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी एलएचबी कोचों के अंडर फ्रेम में क्रॉस मेंबर्स का डैश से निर्माण किया जाता है, यानी एलएचबी कोच में जो हमारा अंडर फ्रेम की जो होता है क्रॉस मेंबर्स की, उसका निर्माण ऑप्शन नंबर बी यानी IRSM 41 के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को कब रिफिल दोबारा से फिल करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एवरी 12 मंथ, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक एक्सीलेटर इज अ, यानी ब्रेक एक्सीलेटर होता है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि PEAB यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और PEASD यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस कैन बी आइसोलेटेड बाई, यानी PEAB और PEASD को कैसे पृथक किया जाता है? तो इसको पृथक किया जाता है आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज ड्यूरिंग, एंड डंप वाल्व का एप्लीकेशन के दौरान क्या होता है? तो इसमें ब्रेकिंग भी लगती है और रिलीज भी होती हैं, यानी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे नंबर ऑफ डंप वाल्व पूछे, जिसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से भी जानते हैं, तो यह पर कोच 04 पर कोच होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन एलएचबी कोच थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इज, यानी एलएचबी कोच में नए ब्रेक पैड की मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर 35 mm न्यू कंडीशन में होता है, जबकि कंडम 7 mm पर कंडम कर दिया जाता है। इन एलएचबी कोच फ्रिक्शन एरिया ऑफ ब्रेक पैड इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एलएचबी कोच में ब्रेक पैड का घर्षण गुणांक डैश सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका सही उत्तर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन एलएचबी कोच व्हाट इज द मैक्सिमम बफरिंग स्ट्रोक ऑफ CBC, जो यानी सेंटर बफर कपलर जो हमारा होता है H टाइप, जो एलएचबी में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पूछा गया है
कि जो हमारा सीबीसी का मैक्सिमम यानी अधिकतम बफिंग स्टॉक होता है वो 80 mm होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन एलएचबी कोच व्हाट इज द ओरिजेंटल एंड वर्टिकल गैदरिंग रेंज ऑफ सीबीसी, यानी एलएचबी कोच में सीबीसी की हॉरिजेंटल और वर्टिकल गैदरिंग रेंज क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हॉरिजेंटल में 110 और वर्टिकल में 90 mm का गैदरिंग होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मशीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ इज, यानी गियर के दांत डैश मशीन पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर माइलिंग करके बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीम बिल्डिंग इज, यानी सीम बिल्डिंग क्या होता है। तो सीम बिल्डिंग इज अ कंटिन्यूअस स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस, यानी लगातार जो स्पॉट बिल्डिंग का प्रोसेस होता है उसे हम सीम बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। बीएलसी का मतलब होता है बोगी लोग कंटेनर प्लेटफॉर्म वैगन होता है, उसे हम बीएलसी बोलते हैं, जिसमें हमारा कास्ट स्टील बोगी टाइप LCC F20 बोगी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिसएबलमेंट विच परमानेंटली रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ वर्कमैन इन एवरी एम्प्लॉयमेंट विच ही वाज कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसएबलमेंट इज कॉल्ड, यानी अक्षमता जो कोई कामगार की अर्जन क्षमता को अस्थायी रूप से कम कर देती है, रोजगार जो वो दुर्घटना के समय लेने में सक्षम था, इसके परिणाम स्वरूप वो कौन सा प्रकार अक्षमता कहा जाएगा। तो इसे कहा जाएगा परमानेंट पार्शियल डिसएबलमेंट, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है रिहेबिलिटेशन ऑफ ICF कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन, यानी ICF कोच का स्टॉक का पुनर्निवेशन डैश के बीच किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा 12 to 15 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैन आवर्स स्पेसिफाइड फॉर इंटेंसिव CC रैक और प्रीमियम रैक। तो यहाँ पर इंटेंसिव CC प्रीमियम और इन टू इन परीक्षण के लिए कितने मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बात करें कि CC रैक में हमारा 100 मैन पावर, प्रीमियम में 75 और इंटेंसिव में 56 होते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेजेंटली ऑल कंप्लेंट्स ब्रॉट इनटू फॉलोइंग सिंगल प्लेटफॉर्म इज, यानी वर्तमान में सभी शिकायतों को निम्नलिखित एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है जिसे हम रेल मदद के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंडमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील्स हैविंग 14 ± 3 mm एंड 17 ± 3 mm वेब थिकनेस, यानी जो 14 ± 3 mm और 17 ± 3 mm वेब मोटाई वाले LHB कोच पहियों की कंडमिंग लिमिट क्या होती है। तो इसका सही उत्तर 855 एंड 845 रिस्पेक्टिवली होती है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन हावड़ा डिवीजन ट्रायल रन ऑफ मेडिकल रिलीफ ट्रेन्स सेल बी कंडक्टेड वंस इन अ, यानी हावड़ा मंडल में मेडिकल रिलीफ ट्रेन का ट्रायल कितने समय के मध्यंतराल में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर 3 मंथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इन द व्हील सेट इफ व्हील मेक्स फ्लैंज कंटेक्ट नियर द इट्स टेलिंग एज टाइप ऑफ एंगुलरिटी इज कॉल्ड, यानी व्हील सेट में यदि पहियों अपने अनुगामी किनारे के पास निकला हुआ किनारा संपर्क बनाता है तो कोणीयता के प्रकार को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर नेगेटिव एंगुलरिटी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है द डिरेलमेंट कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड इन विच फेमस फार्मूला फॉर डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी डिरेलमेंट कोफिशिएंट की गणना किस प्रसिद्ध सूत्र में डिरेलमेंट की जांच के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर नडाल्स फार्मूला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द रोटेशनल ऑस्किलेशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ मूविंग रोलिंग स्टॉक इज नोन एज, यानी गतिमान चल स्टॉक की एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में घूर्णन दोलन को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर रोलिंग और पिचिंग हो जाएगा, यानी रोलिंग हमारा एक्स एक्सिस से रिलेटेड होगा, पिचिंग हमारा वाई एक्सिस से रिलेटेड होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द ट्रैक मॉडुलस, एंड ट्रैक मॉडुलस क्या है। तो इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशंस, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द बियर ऑफ रेल ड्यू टू फॉलिंग ऑफ पैचेज और चंक्स ऑफ मेटल्स फ्रॉम रेल टेबल इज ऑल्सो नोन एज, यानी रेल टेबल से धातु के टुकड़े या टुकड़े गिरने के कारण रेल की किस घिसावट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर स्कैविंग ऑफ रेल्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए, यानी एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, और ऑप्शन डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एआरटी विथ कंप्लीट इक्विपमेंट एंड स्टाफ फ्रॉम द सेड और स्टेबल्ड लोकेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट आवर्स, एंड दिन और रात के समय सेड या स्थिर स्थान से पूरे उपकरण और कर्मचारियों के साथ दुर्घटना राहत ट्रेन यानी एआरटी को बाहर निकलने का समय 30 मिनट दिन में निर्धारित है, और 45 मिनट जो होता है वो नाइट यानी रात्रि के समय निर्धारित है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट आर द थिंग्स टू बी चेक्ड फॉर फीवा ड्यूरिंग रोलिंग इन एंड रोलिंग आउट एग्जामिनेशन, यानी रोलिंग इन के दौरान और रोलिंग आउट के दौरान फीवा के किन किन चीज़ों की जांच की जाती है चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि इंडिकेटर कलर जो ग्रीन है या रेड है इसको दिखाना चाहिए, हिसिंग साउंड और एनी लीकेज फ्रॉम फीवा से नहीं होना चाहिए, और थर्ड देखना होता है ये एनी हैंगिंग और लूज पार्ट और अनयूजुअल साउंड फ्रॉम फीवा डिवाइस और पाइपलाइन, यानी कहीं से अनयूजुअल साउंड या लीकेज या कोई हैंगिंग पार्ट्स ना दिखे हो, यानी ऑल ऑफ द एबव हम रोलिंग एग्जामिनेशन के दौरान देखते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम स्विच, यानी प्रेशराइज्ड फ्लशिंग सिस्टम स्विच के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति कितने आवश्यक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 वोल्ट डीसी प्लस माइनस 30%, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द रूल्स रिलेटिंग टू गिविंग और टॉकिंग द डॉरी सिस्टम इज कंटेनेड इन रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, यानी दहेज लेने या देने से संबंधित नियम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश में निर्धारित की गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 13 के ए में यह बताया गया है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर प्लेसिंग अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, यानी रेल सेवक को सस्पेंशन के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो इसका बात सही उत्तर हमारा SF1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, जिसमें ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के बारे में बताया गया है। जबकि अगर आपसे डिम्ड सस्पेंशन के बारे में पूछे तो इसके लिए SF2 हो जाता है, और SF3 होता है कि अगर कोई कर्मचारी निलंबन में हो उस दौरान उसको निर्वाह भत्ते दिए जाए। SF5 में
हमारा मेजर पेनाल्टी के बारे में बताया गया है, जबकि इसके अलावा एक और होता है SF11 जिसमें माइनर पेनाल्टी होते हैं। जबकि SF7 में हमारा ये पॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर यानी जांच अधिकारी की नियुक्ति SF7 में की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ सस्पेंशन पीरियड का उल्लेख के लिए पूछा गया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए SF1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ग्रुप सी स्टाफ हैविंग कंप्लीटेड 25 ईयर्स एंड मोर सर्विस आर इंटाइटल्ड टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट पासेज एट द रेट ऑफ, यानी ग्रुप सी कर्मचारी जिन्होंने 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति के बाद किस दर से पास पाने के हकदार होंगे। यानी जो कर्मचारी ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं और 25 वर्ष या उससे ऊपर की सेवा करके रिटायरमेंट हुए हैं, उसको प्रति वर्ष 2 सेट पास दिए जाएंगे। वहीं अगर 20 वर्ष या 25 वर्ष से कम हो और 20 वर्ष से अधिक हो, इस पीरियड में अगर आप रिटायरमेंट हुए हो तो आपको प्रत्येक वर्ष 1 सेट पास दिए जाएंगे ग्रुप सी कर्मचारी को। यहाँ पर हमसे 25 वर्ष एंड एबव पूछा गया था, 2 सेट पर साल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP एंड लीव ऑन हाफ एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, यानी एक कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिनों की LHAP जमा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा अनलिमिटेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव, यानी पितृत्व अवकाश जो होता है उसको किस अवधि के भीतर लेना अनिवार्य होता है। तो इसको 6 महीने के अंतर्गत, जब बच्चे की जन्म हो उसके 6 महीने के अंतर्गत लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका यह लीव ख़त्म कर दी जाएंगी, यानी आपको 6 महीने के अंतर्गत आपको यह पैटर्निटी लीव दिया जाता है, जिसको एक बार में ही लेना पड़ता है, जिसके अंतर्गत 15 लीव दिए जाते हैं पैटर्निटी लीव के अंतर्गत, जिसको 6 महीने के अंदर लेना होता है और एक स्पेल्स यानी एक बार में ही लेना होता है। अगर आपको इसको नहीं लेते हैं तो यह LAP लैप्स कर दी जाएगी, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन अ रेलवे एम्प्लॉय अप्लाइज फॉर अ काइंड ऑफ लीव सेज LAP इन एडवांस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में डैश, यानी अग्रिम रूप से यदि कोई रेल कर्मचारी एक प्रकार की छुट्टी के लिए आवेदन करता है, जैसे कि LAP यानी लीव ऑन जो होता है हमारा एवरेज पे, वो सक्षम पदाधिकारी क्या कर सकता है तो उसको रिफ्यूज टू सैंक्शन इट, यानी जो सैंक्शन करने से मना कर सकता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम फिटेड इन कोचेज व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर इन द कोच विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर टॉयलेट सिस्टम, यानी कोचों में लगे वायु वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम के लिए कोच में एयर रिजर्वायर की क्षमता क्या है जो विशेष रूप से टॉयलेट सिस्टम के लिए है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 75 लीटर का हो जाएगा, जिसमें अगर बात करें LHB कोच की खासकर तो 125 लीटर का हमारा ब्रेकिंग क्षमता के लिए रहते हैं। वहीं हमारा अगर बात करें 75 लीटर की तो यह टॉयलेट पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि इन बायो वैक्यूम टॉयलेट्स फिटेड इन कोचेज व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वाटर कंजप्शन पर फ्लशिंग फॉर 100% क्लीनिंग ऑफ कमोड, यानी कोच में लगे बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम में कमोड की 100% सफाई के लिए प्रति फ्लशिंग में न्यूनतम और अधिकतम पानी की खपत क्या है। तो इसका सही उत्तर 0.8 लीटर मिनिमम और 1 लीटर मैक्सिमम के अप्रॉक्स होंगे, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन बैगन स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ सैंक बियर प्लेट फॉर AAR कोपलर इच, यानी यहाँ पर AR का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स होते हैं, यानी बैगन में AAR कपलर के लिए सैंक बियर प्लेट का मानक आयाम कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी
6 mm सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर 6 mm पर हमारा होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन, तब इसको हम सही रूप से मानेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ फॉर MVIS। यानी MVIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MVIS का फुल फॉर्म होता है मशीन विजन इंस्पेक्टिंग सिस्टम। यानी हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैवलिंग इन ICF कोच इज डन टू चेक। यानी ICF कोचों में ट्रैवलिंग क्या चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्क्वायरनेस ऑफ बोगी फ्रेम का जांच करने के लिए ट्रैवलिंग की जाती है। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स इन कैसना बोगी फॉर मेंटेनेंस सेल नॉट बी मोर देन। यानी मेंटेनेंस के लिहाज से कैसना बोगियों में स्प्रिंग का समूहन कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम APM इज फिटेड बिटवीन। यानी ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम APM किन चीज़ों के बीच फिट होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोगी साइड फ्रेम ऑफ कैसना बोगी एंड बैगन अंडर फ्रेम। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैगन का अपर बॉडी है और यहाँ पर हमारा इसका टोली लगे होते हैं जिसके बीच हमारा APM लगाए जाते हैं और APM के साथ एक हमारा 6x6 लीटर का जो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर होते हैं AR वो फिट किए जाते हैं, जिसके साथ एक मूवमेंट आर्म होता है जिसकी टोटल मूवमेंट क्षमता 104 mm की होती है। अगर मूवमेंट 80 mm से कम मूवमेंट करता है तो इस कंडीशन में हमारा जो हमारा APM लगा होता है वो यह सेंस करता है कि गाड़ी लोडेड अवस्था में है। उस अवस्था में हमारा प्रेशर 3.8 ± 0.1 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजते हैं। अगर मूवमेंट आर्म 180 mm से ज़्यादा हमारा मूवमेंट कर जाता है उस केस में हमारा जो APM लगा होता है वो सेंस करता है कि हमारा गाड़ी एम्प्टी कंडीशन में है और उस केस में हमारा प्रेशर जो 2.2 ± 0.25 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजते हैं। बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है DB से आए हुए उसे हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भेज देते हैं, जहाँ से हमारा प्रेशर बेंट होल के जरिए बाहर निकलते रहते हैं। और यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा था पोजीशन के बारे में, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डट कलेक्टर इन फ्रेट स्टॉक शुड बी क्लीनेड। यानी फ्रेट स्टॉक में डट कलेक्टर को कब साफ़ किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर ड्यूरिंग ROH। यानी जब गाड़ी वैगन ROH के लिए जाते हैं उस समय इसका डट कलेक्टर को साफ़ किया जाना चाहिए। जिसमें अगर बात करें कि डट कलेक्टर हमारा कौन से वे में होते हैं, तो डट कलेक्टर हमारा जो गुड्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो गुड्स के लिए हमारा 3 वे डट कलेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर आपसे कोचिंग के पूछा जाए तो कोचिंग में 2 वे डट कलेक्टर प्रयोग किए जाते हैं। अगर वही हमारा गुड्स वे में जो हमारा 3 वे होता है जिसका सफाई ROH के दौरान की जाती है। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि ये फार्मूला इन MS एक्सेल स्टार्ट विथ असेंबल। तो यानी MS एक्सेल में फार्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए बराबर यानी इक्वल से शुरू होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वैगन्स फिटेड विथ BMBS सिस्टम। यानी बोगी माउंटेड सिस्टम प्रणाली से युक्त वैगनों में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 10 इंच या 254 mm बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू फाइंड पार्टिकुलर वर्ड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर Ctrl+F का प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी शॉर्टकट की जो होता है हमारा, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट कोई शब्द वगैरह वर्ड वगैरह ढूंढना हो तो उसके लिए हम Ctrl+F इंटर करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ अ विक्ट्री इज कोडेड एज शिव SYRO देन हाउ विल ट्रेटर वी कोडेड एज, यानी एक यदि विक्ट्री को इस शब्द से कोडित किया जाता है तो ट्रेटर को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट को रिवर्स कर दिया गया है और लास्ट 3 डिजिट को भी रिवर्स कर दिया गया है, जबकि टी जो बीच का अंक है उसके एक पहले वाले डिजिट जो हमारा लेटर होते हैं उसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम उसी रूप में करेंगे कि फर्स्ट 3 लेटर को रिवर्स करेंगे तो हमारा ART मिलेगा, फिर लास्ट को जो हमारा करेंगे रिवर्स तो ROT मिलेगा, और बीच वाले I पार्ट्स को हम पिछले लेटर से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा H पाया जाता है। तो यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है द सॉफ्ट शेड्यूल अटेंशंस SS3 ऑफ LHB कोच डन वंस इन एवरी, यानी LHB कोचों में सॉफ्ट शेड्यूल जो 3 होता है उसको कब किया जाता है, तो उसको किया जाता है 72 मंथ, जिसे हम 6 ईयर्स भी बोलते हैं, या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में हम करते हैं। बाकी आप SS1 SS2 और SS3 के बारे में आप देखना तो आप देख सकते हैं, जिसमें SS1 में बताया गया है कि 1.5 ईयर्स जिसे हम 18 मंथ भी बोलते हैं, और 6 लाख किलोमीटर चलने के बाद जो भी पहले हो उस केस में हम SS1 करते हैं, जबकि SS2 हमारा 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में करेंगे। बाकी आप SS3 को 72 मंथ या 6 ईयर्स, या आप इसको 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस कंडीशन में हम करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग इन LHB कोच, यानी LHB कोच में एयर स्प्रिंग की विफलता के मामले में लगाया जाने वाला प्रतिबंध यानी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस कितना होता है, तो वो हमारा 60 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द LHB कोचिंग स्टॉक्स व्हील्स आर फिटेड विथ, यानी LHB कोचिंग स्टॉक व्हील के साथ फिट होता है, जिसमें हमारा फिट किया जाता है CTRB, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्टिक टेपर रोलर बियरिंग, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ स्टील यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा सिल्को मैग्नीज स्टील हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बॉलस्टर इन केस ऑफ 22 HS कैसना बोगी इज, यानी 22 HS कैसना बोगी में साइड फ्रेम और बॉलस्टर के बीच क्लियरेंस कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 25 mm होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट द ह्यूमिडिटी रैपिडली, निम्न में से किस प्रकार की इलेक्ट्रोड शीघ्रता से नमी को ग्रहण करते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी रटाइल कोटेड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कोडल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 2 शिफ्ट वर्किंग एज डैश ईयर्स, यानी 2 शिफ्ट पर हमारा पूछा गया है, 2 शिफ्ट के लिए व्हील लेथ का कोडल जीवन 15 ईयर्स का होता है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे 3 शिफ्ट के लिए पूछा जाता है तो 3 शिफ्ट के लिए कोडल लाइफ 0 यानी 9 ईयर्स इसका कोडल लाइफ होते हैं 3 शिफ्ट वाले का,
जबकि 2 शिफ्ट वाले का 15 ईयर्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवलिटी एंड टेपर ऑफ द जनरल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड। यानी जनरल के टेपर और ओवलिटी व्यास को मापने के लिए कितने स्थानों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर 3 लोकेशंस बोथ द वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स एक्सिस, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्टील कैन बी हार्डनेड क्विकली बाई प्रोसेस, यानी स्टील को डैश प्रक्रिया द्वारा जल्दी से कठोर किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी इंडक्शन हार्डनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू, यानी आर्क वेल्डिंग में वेविंग को से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए साइड टू साइड मोशंस ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि M2 क्लास इलेक्ट्रोड इज बेस्ट सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ विच मेटल, यानी M2 श्रेणी का इलेक्ट्रोड किस धातु की वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ वॉक्सवैगन फिटेड विथ कैसनव बोगी, यानी कैसनव बोगी में जो जिस वॉक्सवैगन का जो मेंटेनेंस मैनुअल होते हैं उसको किस मेंटेनेंस मैनुअल के अंतर्गत किया जाता है बक्से का। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी G70 के अंतर्गत वॉक्सवैगन जो कैसनव बोगी के साथ फिट होते हैं उसके मेंटेनेंस मैनुअल और इंस्पेक्शंस के बारे में देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे G97 के बारे में पूछे तो ईयर ब्रेक फ्रेट यानी गुड्स के ईयर ब्रेक के बारे में देखते हैं, जबकि G95 के बारे में पूछा जाए तो G95 जो कैसनव बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल देखते हैं, जबकि G100 ATL जो हमारा BLC वैगन में ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं 8 की संख्या में, जिसके मेंटेनेंस मैनुअल G100 के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टाइप्स ऑफ साइड मिरर फिटेड इन कैसनव 22HS बोगी, यानी कैसनव 22HS बोगी में लगे साइड मिरर के प्रकार कौन से होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंग लोडेड CC टाइप साइड मिरर एंड PU टाइप, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच डिफेक्ट इन C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कॉजेज ब्रेक बाइंडिंग, यानी C3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में कौन सा दोष ब्रेक बाइंडिंग के कारण बनता है। तो इसका सही उत्तर हमारा मेन वाल्व विथ चेक वाल्व डैमेज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैचिंग लाइन्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर ड्रॉन एट डैश डिग्री टू द रेफरेंस लाइन, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैचिंग लाइन्स को डैश डिग्री पर रेफरेंस लाइन पर खींचा जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ ईयर ब्रेक गुड्स स्टॉक इज, यानी ईयर ब्रेक प्रणाली में स्टॉक के डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की रंग क्या कोडिंग क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक कलर की होती है। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ बॉल इन इंटरनल बॉल वाल्व ऑफ कट अप एंगल कॉक इज डैश mm, यानी कट अप एंगल कॉक की आंतरिक बॉल वाल्व में गेंद का व्यास कितना होता है। तो इसका व्यास 10 mm होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज्ड व्हेन C3DV इज आइसोलेटेड इन ट्विन पाइप सिस्टम, है जब C3DV को ट्विन पाइप सिस्टम से अलग किया जाता है तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन
सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम ऑफ स्टडी लीव डेट कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस पीरियड, यानी किसी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम अध्ययन अवकाश कितना दिया जा सकता है। तो यह टोटल 24 मंथ का दिया जाता है, मैक्सिमम 2 साल का। वो भी आपको कंडीशन है कि मिनिमम 5 ईयर्स का सर्विस रेलवे में हो जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर इंडिया में अगर करना चाहते हैं स्टडी, तो इसके लिए आपका नॉन गजेटेड के लिए जीएम अथॉरिटी होते हैं, जबकि गजेटेड ऑफिसर्स के लिए रेलवे बोर्ड सैंक्शन करते हैं स्टडी लीव। जबकि इसके उलट अगर आप भारत के बाहर जाते हैं तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना अनिवार्य है, यानी वित्त मंत्रालय का परमिशन आउटसाइड इंडिया स्टडी लीव के लिए अनिवार्य होता है। यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा था मैक्सिमम लीव कितना दिया जाता है, तो मैक्सिमम लीव हमारा 24 मंथ का दिया जाता है, यानी 2 वर्ष का, जो कि 5 साल मिनिमम सर्विस होने के बाद दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द ब्लू कार्बन, यानी ब्लू कार्बन क्या है। तो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कास्ट स्टील इकोसिस्टम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, यानी जो क्षेत्रीय हमारा कोस्टल इकोसिस्टम होते हैं और कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस, वो सारे हमारा ब्लू कार्बन्स के पार्ट आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री था हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका हिंदी फॉर्म होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑन एन एलॉय हैज iron, silver and bronze in the ratio 7:3. Another alloy has silver and bronze in the ratio 1:2. In what ratio should the two mixtures be mixed so that the ratio of iron, silver and resultant mixture is 5:3? यहाँ पर हमारा पहले 3 का हमारा रेशियो दे रखे हैं, फिर हमारा एक अन्य एलॉय जो हमारा मिश्र धातु उसके लिए 1:2 का अनुपात दे रखे हैं, और किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिक्स करें ताकि हमारा आयरन और सिल्वर का मिश्रण इतना हमारा प्राप्त हो जाए। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाले एलॉय के लिए हम एम मान लेंगे, सेकेंड वाले को एन मानेंगे, जिसमें हमारा 7:3 का रेशियो दे रखे हैं। इसमें अगर हम आयरन का क्वांटिटी निकालना चाहेंगे तो 7:12 हो जाएगा। यहाँ पर 7 हमारा इसका पार्ट हो जाएगा और बाकी टोटल पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं। सेकेंड हम सिल्वर के पार्ट्स फर्स्ट एलॉय से निकाले हैं, तो यहाँ पर हमारा सिल्वर 2 होता है, बाकी नीचे में लोअर में ऑल पार्ट्स आ जाते हैं, यानी 2m/12 kg हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अमाउंट ऑफ सिल्वर इन सेकेंड एलॉय, यहाँ पर हमारा सिल्वर और ब्रॉन्ज का रेशियो 1:2 का दे रखा है, तो इस केस में हमारा n/3 इसका हो जाएगा पार्ट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिजल्टेड हमारा दिया गया था कि कितना अनुपात मिला जाए तो 5 दिन आ जाए, तो हमारा 5 दिन दे रखा है, तो उस केस में हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लेंगे जो हमारा आयरन का है। नेक्स्ट में हमारा सिल्वर का दे रखा था, तो सिल्वर का दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे और रेशियो 5:3 के अनुपात को इक्वल कर देंगे। इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि एम और एन का रेशियो 20:11 आ रहा है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक मैथ से ही पूछा गया था, जिसमें √12 की बात की गई थी और 4 टाइम और इसको इन्फिनिटिव टाइम्स के लिए कर दिया गया था, जिसमें हमारा यहाँ पर वैल्यू निकालना था। इस केस में सबसे पहले हम इसको x कंसीडर कर देंगे पूरे टर्म्स को, और फिर हम इसको होल स्क्वायर करते हैं तो उस केस में पहले पार्ट तो हमारा बाहर आ जाएंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा अंडर रूट में ही रहेंगे। उसको पूरे पार्ट को चूँकि हम पहले से ही x कंसीडर कर चुके हैं तो हमारा ये टर्म निकल कर आएगा x² = 12 + x आ जाएगा, जिसको अगर हम तोड़ते हैं, अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा यहाँ पर वैल्यू निकलता है x4 और -3। या चूँकि हमारा x के वैल्यू हमेशा ग्रेटर रखा जाता है तो उस केस में हमारा 4 सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसको सॉल्व करने के कि 12 को आप 2 डिजिट में मल्टीप्लाई निकालिए, तो इस केस में आपको निकलेगा 3 × 4, जो कि प्लस के केस में लिया जाता है सिर्फ। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिजिट हमारा 4 है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था 6a - 4 डिवाइडेड बाई ए, 6b - 4 डिवाइडेड बाई बी प्लस 6c - 4 डिवाइडेड बाई सी = 0 दिया गया था, जिसमें हमारा इसका वैल्यू पूछा गया था 1/a + 1/b + 1/c। इस केस में हम इसको जब तोड़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 2 पहले हम कॉमन ले लिए थे, फिर 2 को हम यहाँ से डिवाइड करने 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर सारे पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे तो पाएंगे कि ये हमारा आ रहा है। फिर इसमें हमारा a से काटने पर b को b से कट गया, c को c से कट गए, उस कंडीशन में ये टर्म हमारा आ रहा है। फिर लास्ट में तीन को हम एक जगह एंटर कर दिए और इसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं तो हमारा a पाते हैं। फिर हम 2 को नीचे की तरफ ले आएंगे तो हमारा टोटल 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो आप देख पा रहे होंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50% ऑफ x - y = 30% ऑफ x + y। इस केस में हमारा व्हाट % ऑफ द x इज y। इस सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एक इक्वेशन दे रखा है ये वाली। सबसे पहले हम यहाँ पर 50% को हम 50/100 कर देंगे। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1/2 आता है और यहाँ पर एक से एक काटने पर 3/10 आ जाता है, जिसको अगर हम पॉइंट में लाते हैं तो 0.5 और यहाँ पर 0.5y और 0.3x 0.3y आ जाता है। फिर इस केस में हम जब इसको एक तरफ सेम क्वांटिटी यानी x को x के साथ लाते हैं, y को y के साथ लाते हैं, फिर उस केस में हमारा 0.2x = 0.8y हो जाता है। और इसको जब हम तोड़ते हैं तो x का हमारा x/y का वैल्यू 4/1 आता है। लेकिन हमारा यहाँ से पूछा गया था x का कितना प्रतिशत y है, तो उस कंडीशन में हमारा y का वैल्यू चूँकि 1 है और x का वैल्यू हमारा 4 है, उस केस से रिमाइंडिंग हमारा निकालना था, जो हमारा 25% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और इसको अगर बात करें पार्टीशन कब हुआ था, बंगाल पार्टीशन तो ये 1905 में हुआ था, यानी 1905 ईस्वी में, जिस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, वो हमारा बाल गंगाधर थे, जिसे हम बीजी खेर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वेयर इज द इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हमारा वर्धा महाराष्ट्र हो जाएगा, जहाँ पर हमारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में अवस्थित है। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी पूछा गया है जिसके अंतर्गत 30 मेंबर्स यानी 30 मेंबर होते हैं, जिसमें बात करें तो 20 मेंबर हमारा लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर हमारा राज्यसभा से होते हैं। जिसकी अगर अध्यक्ष की बात करें तो हमारा गृह मंत्री यानी भारत के जो हमारा गृह मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में हमारा अमित शाह जी है, वो हमारा संसदीय राजभाषा समिति के चेयरमैन हैं। और यहाँ पर हमसे टोटल सदस्य पूछा था तो 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट आर द हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कौन से हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी राजभाषा अधिनियम 1963 कब पास किया गया था। तो 10 मई 1963, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जबकि इसकी अगर अमेंडमेंट यानी संशोधन की बात करें तो संशोधन इसका 1967 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन विच ऑर्डर आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड इन ट्रायंगुलर, यानी स्टेशन की घोषणाएं तिरभाषी रूप में किस क्रम में की जाती है। इसका सही उत्तर हमारा रीजनल, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, यानी जहाँ का भी रेलवे स्टेशन हो वहाँ पर सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा बोली जाएगी, फिर हिंदी, फिर उसके बाद लास्ट में अंग्रेजी भाषा का घोषणाएं की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान निकोबार आइलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन्स, यानी राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ए रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशंस कमेटी, यानी जोनल यानी क्षेत्रीय रेलवे के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा जीएम यानी जनरल मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ लॉन्ग इज द प्रबोध कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग, यानी इंटेंसिव प्रशिक्षण के तहत प्रबोध पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 25 वर्किंग डेज यानी 25 कार्य दिवस के रूप में हमारा संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रॉम विच कोर्स अ कैटेगरी सी एम्प्लॉय डिफाइनेड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड, यानी हिंदी शिक्षण योजना के तहत परिभाषित श्रेणी यानी सी कर्मचारी को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित करना यानी आवश्यक है। इसका सही उत्तर हमारा प्रवीण हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर हो जो हम मेरे पास सेंड करना चाहते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, तो आप दिए गए नंबर पर आप बता सकते हैं। धन्यवाद।